तो हेलो दोस्तों, मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का टीज़र आ चुका है और मिर्ज़ापुर सीज़न 2 को आए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। तो शायद आप सब लोग भूल गए होंगे कि मिर्ज़ापुर में क्या हुआ था। तो दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पूरा मिर्ज़ापुर का रिकैप, ताकि आपको सीज़न 3 देखने में कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिर्ज़ापुर की अब तक की कहानी। तो दोस्तों, सीज़न 1 का एंड तो आपको याद ही होगा, जिसके अंदर मुन्ना भैया एक शादी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो बबलू और स्वीटी को मार देते हैं। अब ये शादी मुन्ना भैया और कालीन भैया के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जो मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। इसी शादी के अंदर गुड्डू भैया के पैर में चोट लग जाती है, तो वो जैसे भी करके गोलू और डिम्पी का साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक गाँव के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब कालीन भैया के आदमी चारों ओर गुड्डू को ढूंढ रहे हैं, जिनमें से एक आदमी को उसका पता चल जाता है, तो वो उसके लोकेशन पर छापा लगवाता है। लेकिन जैसे तैसे करके गुड्डू भैया उन दोनों को मार देते हैं और वो वहाँ से निकलकर फिर डॉक्टर के घर पर जाकर छुप जाते हैं। अब मुन्ना कई दिनों के बाद जागता है। उनके लिए गुड्डू अब मर चुका है और मुन्ना किंग ऑफ द मिर्ज़ापुर बनने का प्लान करने लगता है। दूसरी तरफ शरद जौनपुर का नया डॉन बन चुका है। ये शरद वही है जिसके बाप को गुड्डू भैया ने भरे बाजार में जौनपुर में जाकर मार दिया था। तो ये शरद भी गुड्डू भैया को मारकर उसके बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि उसके पापा का ड्रीम था कि वो मिर्ज़ापुर का किंग बने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लाला और यूसुफ की। लाला की बेटी शबनम की शादी यूसुफ के बेटे के साथ तय की गई थी और आपको याद ही होगा कि उसी शादी के अंदर आकर मुन्ना भैया ने स्वीटी, बबलू और उसके साथ साथ यूसुफ के बेटे को भी मार दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए यूसुफ और लाला कालीन भैया और मुन्ना भैया के खिलाफ हो चुके थे। अब यहाँ पर लखनऊ का सीएम अपने छोटे भाई जेपी से बहुत ही ज़्यादा निराश है, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो उनको पार्टी की इमेज क्लीन करने को बोलता है, ताकि आने वाले इलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। इनके चलते जेपी यादव कालीन भैया को सीएम के नाम पर धमकाता है और कहता है कि किसी भी तरह वो वायलेंस कम करे और मुन्ना को पुलिस के हवाले कर दे। फिर अगले ही दिन कालीन भैया और मुन्ना डायरेक्ट सीएम को मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके साथ डायरेक्ट काम करेंगे और आपको सीएम के इलेक्शन के अंदर जीत की गारंटी भी देते हैं। दूसरी तरफ मुन्ना, जो कि अब ठीक हो चुका है, कालीन भैया उसको जौनपुर की गद्दी अपने कब्जे में करने को बोलता है। मुन्ना जौनपुर जाता है, लेकिन भाई शरद काफ़ी ज़्यादा होशियार आदमी है, काफ़ी ज़्यादा चालाक आदमी है। वो जौनपुर की गद्दी खुशी खुशी मुन्ना को दे देता है, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया, उसका मेन फोकस है मिर्ज़ापुर की गद्दी। लेकिन अब ये मुन्ना उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। नियम एक ही है शुक्ला, लॉयल रहना होगा। तो शरद मुन्ना के सामने यूसुफ, जो कि मुन्ना को मारने के लिए शरद की मदद लेने के लिए आया था, उसको मुन्ना के सामने मार देता है और इसी कारण वो मुन्ना का ट्रस्ट भी जीत लेता है। इसी बात से कालीन भैया बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बिना हथियार उठाए जौनपुर उसके कब्जे में आ चुका था और यूसुफ भी मारा गया था। अब गोलू भी अपनी बहन स्वीटी और बबलू का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, जिसका साथ दे रहा है बाबर, जो कि मकबूल का भांजा है। और मकबूल को तो आप जानते ही होंगे, कालीन भैया का राइट हैंड जो है। वहीं पर अब डिम्पी, जो कि सिस्टर है गुड्डू भैया की, गुड्डू के साथ सेफ नहीं है, तो वो उसको लखनऊ जाने को बोलता है फर्दर स्टडी के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात रोबिन से होती है। रोबिन उसको बताता है कि वो ब्लैक मनी को वाइट करने में एक्सपर्ट है और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी बेचने का काम भी करता है। अब गुड्डू को पता है कि कालीन भैया से मुकाबले में सिर्फ एक ही आदमी उसकी मदद कर सकता है, और वो है लाला। गुड्डू लाला से मिलता है, जो अभी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और आपको बता दें कि ये वही लाला है जिसकी शादी में जाकर मुन्ना भैया ने आतंक मचाया था, जिसके कारण लाला भी अब कालीन भैया के खिलाफ हो चुका था। अब लाला गुड्डू भैया को अफीम सप्लाई का काम सौंपता है और वो अपने डीलर से बोलता है कि अब से अफीम की सप्लाई गुड्डू भैया करेगा और बीच में कालीन भैया का अब कोई रोल नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लाला की बेटी शबनम और गुड्डू भैया एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। अब एक रात मुन्ना के गुंडे लाला को मारने के लिए उनके घर पर आते हैं, लेकिन गोलू और गुड्डू दोनों मिलकर लाला की जान बचा लेते हैं और गुड्डू उस गुंडे के दांत निकालकर कालीन भैया को बेच देता है, जिससे कालीन भैया को पता लग जाता है कि गुड्डू अभी जिंदा है। दूसरी तरफ मुन्ना सीएम की बेटी माधुरी को इलेक्शन के कैंपेन के अंदर हेल्प कर रहा है। माधुरी का हस्बैंड 1.5 साल पहले मर चुका है और माधुरी को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने पापा के लिए सब कर रही है। और देखते ही देखते माधुरी और मुन्ना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसी और बिना अपने नौकर को बोल देती है कि यह बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें ही इसकी केयर करनी पड़ेगी। वहीं पर शरद गुड्डू से अपनी बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, तो उसको अफीम की लालच देकर एक क्लब के अंदर बुलाता है, जहाँ पर मुन्ना के लोग पहले से ही मौजूद है। क्लब के अंदर अब फायरिंग हो जाती है, लेकिन सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मुन्ना को शक हो जाता है कि मकबूल का भांजा बाबर गुड्डू के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब मकबूल की फैमिली के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक उसकी बुढ़ी माँ और दूसरा है बाबर। कालीन भैया ने मकबूल को ऑर्डर दिया है बाबर को खत्म करने का, लेकिन वहीं पर दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के मामले में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ बिना चेकअप का बहाना करके लखनऊ आती है और गोलू से मिलती है, ताकि वो कालीन भैया के बिजनेस को और भी ज़्यादा वीक कर सके। अब एंट्री होती है एक चालाक नोबड़ी की। बिहार बॉर्डर पर मुन्ना की हथियार से भरी गाड़ी को एक और गैंग ने पकड़ लिया है और ये गैंग का मालिक है दद्दा त्यागी, जिसका बिजनेस है गड्डियाँ चुरा कर उसको बेचना।
दद्दा के 2 जुड़वा बेटे हैं, एक का नाम है भरत और दूसरा है शत्रुघ्न। भरत और शरद की आपस में पहले से ही दोस्ती है, तो इसी तरह मुन्ना भी भरत से मिलता है और इसी तरह वो लोग साथ में मिलकर वेपन्स का बिजनेस शुरू करते हैं। वहीं पर बीना गुड्डू भैया को बताती है कि आजकल वेपन की प्रोडक्शन डबल है और सिक्योरिटी भी आती है, क्योंकि कालीन भैया का पूरा ध्यान अभी इलेक्शन की तरफ है, सो यही ठीक मौका है उस पर अटैक करने का। गुड्डू और गोलू मिर्जापुर के लिए निकलते हैं और कालीन भैया की वेपन की फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। यहाँ पर कालीन भैया को शक हो जाता है कि कोई घर का आदमी इन सब में मिला हुआ है। वहीं पर गोलू बिहार में अपना अफीम का बिजनेस चलाने के लिए शत्रुघ्न से मिलती है और बोलती है कि दद्दा से उसकी मीटिंग कराए। दूसरी ओर रोबिन और डिम्पी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और रोबिन डिम्पी को अपना असली नाम बताता है, जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया, राधे श्याम अग्रवाल। अब गोलू और गुड्डू लाला के अफीम के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उसको ज्यादा जमीन की जरूरत थी, तो इसी के चलते गुड्डू सीधा जेपी यादव को कॉल करता है। यहाँ पर जेपी पहले से ही सीएम और कालीन भैया से चिड़ा हुआ है, तो वो पावर की लालच में आकर गुड्डू भैया से काम करने में राजी हो जाता है। दूसरी ओर मुन्ना और माधुरी की शादी हो जाती है, जिसके चलते पुलिस भी अब मुन्ना का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब सीएम का दामाद बन चुका है। अब इसके चलते सीएम जेपी को मिलने वाली पोस्ट कालीन भैया को दे देता है और जेपी को बोलता है कि अफीम के तमाम खेत कालीन भैया को अलर्ट किए जाए। अब जेपी यादव भड़क चुका है, वो शरद से मिलता है और उसको बोलता है कि अगर तुमको मिर्जापुर की गद्दी चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ वहीं गुड्डू और दद्दा त्यागी की मीटिंग होती है अफीम की डील को लेकर, लेकिन उस डील को दद्दा त्यागी और भरत ठुकरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर गोलू शत्रुघ्न को बोलती है कि वो दद्दा को बताए बगैर उसके साथ अफीम का बिजनेस स्टार्ट करे। अब जिस डॉक्टर के घर पर गुड्डू और गोलू ठहरे हुए हैं, उस डॉक्टर पर हमला कर देता है सैफू गैंग के लोग, जिसके अंदर डॉक्टर की मौत हो जाती है और उसकी बेटी लिपि वहां से कैसे भी करके भाग जाती है। लेकिन ताबीज को देखकर पता चल जाता है कि ये सैफू गैंग का काम है। गुड्डू सैफू नाई को मार देता है और उसकी गैंग को अपना बना लेता है। दूसरी ओर एक ट्रक वाले ने सीएम की गाड़ी को हिट कर दिया है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट सीएम साहब की डेथ हो गई है। अब जेपी अपने आप को नया सीएम मानने लगा है, जिसके चलते कालीन भैया बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। दूसरी तरफ एसपी मौर्य, जो कालीन भैया के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके मुन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसने किसी को भी बताए बिना ड्राइवर को अपने कब्जे में रखा हुआ है। ड्राइवर की पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो जयपुर से है, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे शरद का हाथ हो सकता है। अब जेपी यादव के पास पावर आ गई है, तो वो आईडी को मुन्ना के खिलाफ केस रीओपन करने को बोलता है। वहीं पर गुड्डू भैया जेपी को ऑफर देता है कि जितना भी पैसा कालीन भैया आपको दे रहे हैं, उससे 10% हम आपको ज्यादा देंगे, बदले में हमें अफीम की नेक्स्ट अलॉटमेंट चाहिए। अब जेपी यादव अपनी शाम को रंगीन बनाने के लिए जरीना को पार्टी का इंतजाम करने को बोलता है। वो 3 डांसर्स को अरेंज करती है। नेक्स्ट डे डांसर्स मीडिया में जाकर जेपी यादव पर हरेसमेंट का इल्जाम लगा देती है, जिसका प्रूफ भी है। ये सब जरीना ने पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए कालीन भैया के कहने पर किया था। वहीं पर दूसरी तरफ माधुरी को उसके फादर का सिस्टम बताता है कि जिस रात सीएम का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात जेपी यादव दूसरी गाड़ी में बैठा था। हालांकि जेपी हमेशा उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी के अंदर बैठता है। अब नए सीएम के पद के लिए माधुरी कालीन भैया को नॉमिनेट ना कर अपने आप को सीएम के पद के लिए नॉमिनेट करती है, जिससे कालीन भैया को बहुत जोर का झटका लगता है। दूसरी तरफ बीना को एक बेबी बॉय होता है। मिर्जापुर की गद्दी के लिए एक और कॉम्पिटिटर को देखकर मुन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर गुड्डू और शबनम के मजे और वहाँ पर गोलू और शत्रुघ्न का देह मार 4.5। वहीं पर बाबूजी भी अपनी नौकरानी को व्हीलचेयर पर राइड कराते हैं। अब मुन्ना को पता चल जाता है कि मकबूल ने बाबर को खत्म नहीं किया है, बाबर अभी जिंदा है। मुन्ना बाबर को मारने के लिए जाता है और गलती से मकबूल की अम्मा को भी मार देता है। मकबूल अब इंसाफ के लिए कालीन भैया के पास जाता है, लेकिन उसको वहाँ से कोई भी इंसाफ नहीं मिलता है। फिर मकबूल अपना बदला लेने के लिए बाबूजी को मारने के लिए आता है, लेकिन बीना और रदिया मकबूल को रोक लेती है और उसको कहती है कि बाबूजी को हम मारेंगे, और यहाँ से बीना भी इस वॉर के अंदर शामिल हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ मामा ने नया ड्राइविंग स्कूल ओपन किया है। वो दद्दा के पास अपना इन्विटेशन कार्ड लेकर आता है, लेकिन दद्दा सोच में पड़ जाता है कि मामा के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। तपास करने पर पता चलता है कि मामा और शत्रुघ्न साथ मिलकर बिहार के अंदर अफीम का बिजनेस कर रहे हैं, जिससे गुस्सा होकर दद्दा शत्रुघ्न और मामा को निपटा देता है। वहीं पर लाला गुड्डू को शबनम और मिर्जापुर दोनों में से किसी एक को चूज करने का बोलता है। गुड्डू शबनम को बोलता है कि हमारा साथ यहीं तक था और वो मिर्जापुर को चुन लेता है। यहाँ मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी लेने की बात करता है, लेकिन कालीन भैया उसको इनकार कर देते हैं। लेकिन मुन्ना बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए, मिर्जापुर की गद्दी उनकी है, जिससे परेशान होकर बिना राजा को फ़ोन कर देती है और उसको बोलती है कि जैसे भी करके उसके बच्चे का ख्याल रखे। वहीं पर बिना गुड्डू को भी बताती है कि आज ही अटैक करना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत कम है, और गुड्डू और बिना के बीच में डील हुई थी कि मिर्जापुर की गड्डी तब तक गुड्डू की है जब तक बिना का बेटा बड़ा ना हो जाए। यहाँ पर राजा मुन्ना पर हमला करता है, लेकिन मुन्ना उसे मार देता है और राजा मरते मरते हुए झूठ बोल देता है कि उसको कालीन भैया ने भेजा था मुन्ना को मारने के लिए। अब मुन्ना का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वो कालीन भैया को मारने के लिए निकल पड़ता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर शरद कालीन भैया को वार्न कर देता है। मुन्ना अपनी बंदूक तो तानता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता, और कालीन भैया मुन्ना को गले लगाकर अपनी गद्दी उसको दे देते हैं। एंड शरद की गोली चलने से पहले गुड्डू एंड गोलू वहाँ पर आके उन्हें गोली मार देते हैं। यहाँ पर गुड्डू मुन्ना भैया को मार देता है एंड शरद कालीन भैया को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। एंड लास्ट में गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये थी मिर्जापुर की अब तक की कहानी।
मैंने इस वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ें छूट गई हो तो उसके लिए माफ़ी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।